हेलो स्टूडेंट्स, यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर 2021-22 में जो वैकेंसी आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें टोटल 15 से लेकर 20 प्रैक्टिस सेट्स होंगे और एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके। यूपीआईटी अनुदेशक में होने वाली इस परीक्षा में एक कॉमन पेपर कराया जाएगा जो 2 सेट्स में डिवाइड होगा, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कि बेसिक नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चंस देखते हैं। यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन है, डैश यानी खाली स्थान, दिस एम्ब्रॉयडरी बाई इवनिंग। आपको इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करके बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आई के साथ शैल का यूज होता है, शैल के साथ हैव और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म में फिनिश्ड। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ये जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट सेंटेंस बताना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा है। माई अंकल विल बी मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूसडे, ये फ्यूचर में है। माई अंकल हैज़ बीन, ये प्रेजेंट में है क्योंकि हैज़ का यूज हुआ है यहाँ। माई अंकल इज मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूसडे, आप देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए एज एम आर का यूज होता है, प्लस साथ ही साथ आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है, माई अंकल इज मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से प्लूरल फॉर्म जो है आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट और मैन सर्वेंट्स, मेंस सर्वेंट, ये चारों ऑप्शन जो है, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है मैन सर्वेंट्स, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अर्जुन्स मॉम, a caring lady, always bought him chocolates, cakes, bakery items and fruits. B option, Arjun ma'am, Arjun mom, a caring lady, always bought him chocolates, cakes, bakery items and fruits. देखिए फ्रेंड्स, ये जो चारों ऑप्शन है आप खुद ही स्वयं पढ़ सकते हैं। अभी इसमें आपको जो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस बताना है कि जो मेन पंक्चुएशंस हैं वो कहाँ यूज की गई हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 4 का ए ऑप्शन है, अर्जुन मॉम यानी अर्जुन की माँ, अ केयरिंग लेडी, एक देखभाल करने वाली केयरिंग लेडी है, ऑलवेज वॉट हमेशा रखती हैं, हिम चॉकलेट्स उसके लिए चॉकलेट्स, केक्स, बेकरी आइटम्स एंड फ्रूट्स। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो पंक्चुएशंस हैं, जैसे अर्जुन मॉम यानी अर्जुन की, यानी कि एपोस्ट्रोफी जो एस है वो अर्जुन के साथ यूज किया गया है। और देखिए बाकी बी, सी और डी में कहीं भी ऐसा यूज नहीं किया गया है, इसीलिए हमारा फोर्थ का ए ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। सेम क्वेश्चन आपका 5 में ही पूछा गया है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। ऑप्शन देखिए, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ है, और अगर आप बात करें तो 5 का जो सी नंबर है, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू
ग्रांट मी लीव, यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, किसके लिए करेंगे? टू ग्रांट मी लीव, यानी आपको वो छुट्टी दे दे। इसीलिए फिफ्थ का सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्यूआर कोड को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? देखिए, अगर क्यूआर कोड की बात करें तो जापान की एक कंपनी है डेंसो वेव। डेंसो वेव के द्वारा 1994 में ये एक कंपनी जो है विकसित की गई थी। 1994 में जापान की जो कंपनी थी डेंसो वेव, इनके द्वारा क्यूआर कोड विकसित किया गया था। ये एक औद्योगिक उद्देश्यों के लिए क्यूआर कोड बनाया गया था कि जैसे इंडस्ट्री में आपका कोई उद्देश्य है, या फिर इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई यूनिट है, यहाँ पे कोई यूनिट है, यहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जैसे इन मैन्युफैक्चरिंग में जैसे तुरंत ही पता चल जाए कि ये किस वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड है, तो इसके लिए क्यूआर कोड बनाया गया था डेंसो वेव कंपनी के द्वारा। तो जो वाहनों को ट्रैक भी करती थी कि ये जो यूनिट है वो इस यहाँ से, जो वाहन है वो इस यूनिट से कैरी करके जा रहा है सामान, या जो वाहन है वो इस यूनिट से कैरी करके जा रहा है सामान, तो इसीलिए वो क्यूआर कोड बनाया गया था वाहनों को ट्रैक करने के लिए। जिसे देखकर ये जो है तुरंत ही पूरी दुनिया में छा गया और प्रसिद्ध हो गया। तो इसका जो 6 का राइट आंसर होगा वो डेंसो वेव जापान की जो कंपनी है इसने क्यूआर कोड बनाया है। निम्नलिखित में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? देखिए, अगर बात करें प्रोटोकॉल्स की, तो जो पहला ऑप्शन पीओपी है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। की जो ईमेल है, इसका जो पीओपी है, जो पहला आंसर इसमें दिया गया है, तो उसका जो फुल फॉर्म है उसका वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एफटीपी प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आईमैप यानी कि सी नंबर की जो बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और एसएमटीपी की बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, उसमें हमसे पूछा गया है ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये उपरोक्त सभी जो हैं पीओपी, आईमैप और एसएमटीपी, ये सारी की सारी इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल हैं। परंतु एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक फाइल ट्रांसफर जो नेटवर्क से संबंधित प्रोटोकॉल होती है। इसीलिए यहाँ आपका राइट आंसर एफटीपी होगा, क्योंकि ये नेटवर्क से संबंधित प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 8, psama@yahoo.com, ये क्या है? तो psama@yahoo.com एक ईमेल एड्रेस है। ईमेल में एट द रेट के पहले आने वाला भाग यानी कि psama एक यूजर नेम तथा एट द रेट के बाद आने वाला yahoo.com, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक डोमेन नेम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि psama@yahoo.com क्या है, तो ये है आपका ईमेल एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर सिंपली आपसे @yahoo.com पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये एक डोमेन नेम है। अगर आपसे psama ही पूछा जाए कि जैसे आप मान लीजिए आपको ये पूरा एड्रेस दिया गया है और इसमें सिर्फ आपसे पूछे कि psama क्या है, तो आप यहाँ बताएंगे कि psama एक यूजर नेम है। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको बताई गई जानकारी व्यवस्थित तरीके से आपके दिमाग तक पहुंच रही होगी और आपको समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन के पहले मैं आपसे थोड़ा कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिन्होंने यूपी अनुदेशक ITI अनुदेशक 2021-22 का ये फॉर्म फिल किया हुआ है, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स तक ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं अवेलेबल हो सकें। क्वेश्चन नंबर 9, NEFT और RTGS जो डेली यूज में पैसों का लेन देन करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उन्हें NEFT और RTGS के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो आप पैसे का लेन देन करते हैं
ये नेफ्ट और आरटीजीएस के दो अलग अलग माध्यम हैं, इनके द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। इस सेवा का उपयोग देश के भीतर पैसा हस्तांतरित करने के लिए होता है। ये नेफ्ट और आरटीजीएस है। तो देखिए क्या होता है, बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादन, बैंक से बैंक में, यही तो करते हैं आप, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो 9 का बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विंडो आइकन को क्लिक किया जाता है? ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, ये रिफ्रेश करने के लिए आप यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी को टाइटल बार कहते हैं, जिसमें वेब पेज का नाम प्रदर्शित होता है। यानी कि इसका राइट आंसर टाइटल बार है। टाइटल बार सबसे ऊपर, जैसे मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, तो यहाँ जो होगा वो टाइटल बार होता है, यहाँ वेब पेज का जो नाम होता है वो आपका प्रदर्शित होता है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है? फॉर्मूला, लेबल, नेम बॉक्स या एड्रेस? देखिए, नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के बाएं किनारे पर होता है। वह सिलेक्टेड सेल, चार्ट आइटम्स या ड्राइंग ऑब्जेक्ट की पहचान करता है। नेम बॉक्स का कार्य जो है वो सिलेक्टेड नाम वाले सेल्स पर मूव करने के लिए होता है, तो इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेल में संख्यात्मक मान का गलत संरेखण होता है। तो जो एमएस एक्सेल में संख्यात्मक मान है, अगर उसका गलत संरेखण है तो वो किस तरफ होगा? बाएं तरफ, केंद्र में, दाईं तरफ या उचित जगह पे? तो उसमें जो है संख्यात्मक संरेखण वो दाईं तरफ होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेस्क का आधारभूत कार्य दो या अधिक पाठ्य भाग स्ट्रिंग्स को परस्पर जोड़ना है। यानी कि किसको, मतलब ऐसी कौन सी वो स्ट्रिंग है, को पाठ्य भाग है जो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है? कॉन्कैटिनेट, वोकअप, सुमिफ या डीसम? तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉन्कैटिनेट है, इसका कार्य है दो या अधिक पाठ्य भाग स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? यानी कि जो फंक्शन कीज हमारी होती हैं, उनमें से किस की को दबाकर आप पेज को ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस एंटर कॉम्बिनेशन का आप यूज करके पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसे प्रेस करेंगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, सी ऑप्शन, की का यूज करके उन शब्दों को अंडरलाइन करता है, लेकिन यह स्पेस को अंडरलाइन नहीं करता। यानी कि जैसे भी आप किसी शब्द को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर एक साथ प्रेस करते हैं तो आप जो भी वर्ड्स लिखेंगे वो उन्हें अंडरलाइन कर देगा। अगर आप उसमें स्पेस का यूज करते हैं तो स्पेस को अंडरलाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण फंक्शन है? डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। ऑप्शन 2, डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव और डिलीट करना। ऑप्शन 3, टेबल की रचना और एडिटिंग करना। तो देखिए, डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना, प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव करना, डिलीट करना, टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना, ये सभी एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। तो इसमें ए ऑप्शन 1, 2 और 3 राइट आंसर होंगे।
क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर किस कमांड का यूज करेंगे? किसी नए पेज को क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड NEW न्यू कमांड का यूज करते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+N बटन दबाते हैं जिससे नया पेज खुलकर सामने विंडो पर आता है। क्वेश्चन नंबर 19, विंडोज 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम्स और फाइल्स को सूचीबद्ध करता है जो हैं डिलीटेड, क्लोज्ड, ओपन और मूव्ड। तो 19 का जो आंसर है, विंडोज 7 की टास्क बार लिस्ट में वे सभी प्रोग्राम्स और फाइल आइकन के रूप में प्रदर्शित होते हैं जो उस समय खुले रहते हैं, यानी कि ओपन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही है तो उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप एक सिस्टम होता है। ये देखिए सीधी बात है, जब आपने कंप्यूटर ऑन किया होगा और उस टाइम पे कोई भी आप कार्य नहीं करते हैं तो सिंपली स्क्रीन आती है, तो जो आपकी वो स्क्रीन होती है उसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। यानी कि जो डेस्कटॉप है एक सिस्टम होता है जो सभी आइकन्स को स्क्रीन पर संगठित करके रखता है। तो सेम चीज यहाँ पूछी गई कि मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई एप्लीकेशन रन नहीं होगी तो जेन्युइन बात है आप डेस्कटॉप यानी कि होम स्क्रीन पर रहेंगे, तो हम उस स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं।